ओके, तो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। अब मैं ले रहा हूँ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जस्ट अ मिनट। प्राची, प्राची, कोई अखबार है क्या यार पुराना? हाँ, लगाने को मेज के नीचे। स्वयं okay, so here I am talking about boundary value problem. So boundary value problem means if potential is defined on the boundary if potential is defined on the boundary and we need to find out the potential. If potential is defined on the boundary and we need to find the potential, okay, within the boundary. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इसका नाम से ही पता लग रहा है, व्हेन पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बाउंड्री एंड वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल विद इन द बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर हमें कहीं पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं? सपोज वी हैव डिफाइंड बाउंड्री लाइक दिस। सपोज these are capacitor plates, okay, suppose this is Z0 and ZL, and let's say this is Z direction, okay, and I'm saying that on this boundary, on this plate, potential is 0 and on this potential is V naught, okay, so we have defined the potential, okay, at this boundary. Here this is one boundary, this is the other boundary, so we have defined the potential at both plates, we can say, okay. तो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल ऑन द फर्स्ट प्लेट
this and potential on second plate is this. So ये जो हम कह रहे हैं ना यहाँ पर potential is defined on the boundary, potential boundary पर define कर दिया और आपसे कहा कि भाई यहाँ potential find out करके बताओ. Let's say आपसे कहा कि z equals to L/4 पर आप potential बताओ. Z equals to L/4 पर आप potential बताओ. ओके तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया जिसमें पोटेंशियल बाउंड्री के ऊपर बता ऑलरेडी गिवन है और कहा है विद इन द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर यहाँ कहीं पर आप पोटेंशियल बताओ या इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आपको क्या करना होगा, आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का यूज करना होगा. ओके और यहाँ पर मैं ये भी डिक्लेयर कर देता हूँ क्या कि रो जो है ना इन प्लेट्स के बीच में, जो रीजन है इन प्लेट्स के बीच में वो चार्ज फ्री है. ओके तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में क्या होगा, we need to solve Poisson's equation ठीक है, to find potential. तो Poisson's equation क्या है, del square V equals to minus rho by epsilon naught. Del square V equals to minus rho by epsilon naught. If region between the plates is चार्ज फ्री, यानी कि प्लेट्स के बीच में एयर है या वैक्यूम है. ओके तो क्या वो होगा वहां पर रो का वैल्यू, रो विल बी 0. देन इक्वेशन 1 जो पॉइसन्स इक्वेशन है इट विल रिड्यूस इनटू इक्वेशन 2 और ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज लैप्लास इक्वेशन, ये लैप्लास इक्वेशन. ओके तो हमें क्या सॉल्व करना है, पॉइसन्स इक्वेशन कब, जब रो गिवन हो, एंड लैप्लास इक्वेशन व्हेन देयर इज नो रो, रो का वैल्यू 0 दिया हुआ है, चार्ज फ्री दिया हुआ है. ओके तो लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करना होता है या पॉइसन्स इक्वेशन सॉल्व करना होता है, यही मेथड है हमारे पास. ओके तो आप देख सकते हैं क्या ये कितना डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इट इज अ 3D प्रॉब्लम. ठीक है यहां पर अगर हम क्या करें, डेल स्क्वायर V इक्वल्स टू 0 जो है, ठीक है, इट इज अ 3D, इट इज अ 3 डायमेंशनल Laplace equation. It is a 3-dimensional Laplace equation. Okay. But usually ना आपको क्या आएगा, ठीक है, but in the exam you will get only 1-dimensional problem. ठीक है यानी कि जिसमें क्या करें, यहाँ पर क्या है, here potential can vary with x, can vary with y, can vary with z. Okay. यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, इसको अगर आप ओपन करके लिखेंगे कार्टेशियन सिस्टम में तो क्या होगा, डबल डेरिवेटिव of potential with respect to x, double derivative of potential with respect to y, double derivative of potential with respect to z. Okay so what it is saying, it is saying ये x के साथ वेरिएशन है, ये y के साथ वेरिएशन है और ये z के साथ वेरिएशन है. ओके but if potential varies, if potential varies in 1D only, अगर एक ही डायमेंशन में वेरी करता है देन क्या होगा, वन डी ओनली, तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा या क्या होगा, ये 0 होगा या क्या होगा, और ये 0 होगा. तो ये कौन सी प्रॉब्लम बन गई, दिस एंटायर इज 1D प्रॉब्लम.
वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन आपको वन डायमेंशनल प्रॉब्लम से ही आएगा। कैसे आएगा, लेट मी सी। आई एम ब्रिंगिंग वन क्वेश्चन। अब देखो, इसी से हम सारा वेरिएशन करेंगे। तो आई एम टेकिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ओके, ऑन पेज 37। Okay. पेज 37 पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर पैरेलल कंडक्टर एज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है, वेयर V इज 0, पोटेंशियल 0 है, कहाँ, Z0 पर, यानी कि इस वाली प्लेट के ऊपर पोटेंशियल 0 है, ओके, एंड ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, 100 वोल्ट है। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है, एंड जो नीचे वाला प्लेट है उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ओके। Assuming the region between the plates is charge free, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच में कोई चार्ज भरा हुआ नहीं है, it means rho is 0. Calculate the potential and electric field between the conductors, मतलब इनके बीच में कहीं भी पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ओके। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिसमें पोटेंशियल पहले से डिफाइंड हो क्वेश्चन में, तो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूज करना पड़ता है, ठीक है। आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिनमें हमें क्या होता है, मान लिया इस प्लेट के ऊपर चार्ज दे दिया Q, इसके ऊपर चार्ज दे दिया -Q, और आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें चार्ज गिवन था, वो वाले क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब क्या क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन इज व्हेन पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बाउंड्री, पोटेंशियल डिफाइंड है बाउंड्री के ऊपर, तो हम कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इन बिटवीन द बाउंड्रीज, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पोटेंशियल का वेरिएशन है, ये लार्ज प्लेट्स हैं, तो आप वाई के अलोंग अगर चलते हैं ऐसे, तो क्या पोटेंशियल में वेरिएशन दिखाई देगा, मतलब वाई यहाँ 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 सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ओके। वैसे ही अगर हम एक्स के अलोंग चले ऐसे सामने की तरफ, तो भी पोटेंशियल सब जगह क्या होगा, सेम होगा। एक्स के अलोंग सेम, वाई के अलोंग सेम, किसके अलोंग वेरी करेगा, अगर मैं जेड के अलोंग चलना शुरू करूं, तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, Z0 पर 0 वोल्ट, और जैसे ही हम 100 इधर जाते हैं ZD पर 100 वोल्ट हो जाता है। तो क्या एक का एक 100 वोल्ट हो जाएगा वो, आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स में कोई वेरिएशन नहीं है, इधर चल रहे हैं कोई वेरिएशन नहीं, 0 का 0 ही मिल रहा है, सब जगह 0 होगा। इधर जा रहे हैं तो सब जगह 0 होगा, बट जब हम इधर जाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट है, बट जब हम Z के अलोंग जाएंगे तो ZD पर जाकर पोटेंशियल कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया, ओके। तो Z0 पर 0 वोल्ट है, ZD पर 100 वोल्ट है, तो क्या पोटेंशियल एकाएक चेंज होगा, इट वुड चेंज सडनली, नो इट विल नॉट चेंज सडनली, वो धीरे धीरे चेंज होगा, ओके। तो अगर मैं बिल्कुल बीच में बात करूंगा यहाँ मिडिल में, तो पोटेंशियल ना तो 100 होगा ना 0 होगा, इट वुड बी डिफरेंट, ओके। तो हमें देखना है, हमें दिख रहा है साफ साफ क्या, कि Z के अलोंग जाने पर पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, ओके। Z के अलोंग जाने पर पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सॉल्व, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। व्हाई, क्योंकि रो का वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। तो विल राइट डाउन लाप्लास इक्वेशन। तो जब भी बाउंड्री पर पोटेंशियल डिफाइन होगा, ठीक है, तो वी नीड टू यूज आइदर लाप्लास इक्वेशन और पॉइसन्स इक्वेशन, डिपेंडिंग अपॉन रो इज 0 और नॉन 0। So I am using Laplace equation because rho is 0 here, okay, and ठीक है, since potential is varying, since V is varying only along Z direction, तो क्या होगा इससे, जब Z के along वेरिएशन है ओनली, तो ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन जो 1 है वो 2 में बदल जाएगा, ओके। सिंस पोटेंशियल V is varying only along Z direction, क्लियर है।
आई होप इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, तो क्या होगा, ये कितने कितने ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि आपको पोटेंशियल तक पहुंचना है। ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, एक बार सॉल्व करिए तो क्या बनेगा, इट वुड बी सम कांस्टेंट सी, इसका एक बार इंटीग्रेशन किया देन इट विल गिव यू दिस। ओके, तो ये बन जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 3। वन मोर टाइम इंटीग्रेशन, it will give you one more time integration will give you what, left side v, right side क्या हो जाएगा, c z plus d, इक्वेशन नंबर 4। तो जो सॉल्यूशन आ रहा है पोटेंशियल के लिए, ठीक है, ये पोटेंशियल कहाँ वैलिड है, दिस एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल इज वैलिड विद इन द बाउंड्रीज और आउटसाइड द बाउंड्रीज। मतलब क्या ये पोटेंशियल z ग्रेटर देन d के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, या ये पोटेंशियल z लेस देन 0 के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, नो, वैलिड ओनली फॉर व्हाट रेंज, इट इज वैलिड फॉर 0 to d ओनली। ये पोटेंशियल कहां तक वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर 0 to d, बिटवीन द प्लेट सी वैलिड। ओके, ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं C एंड D क्या है, C and D are constants of integration, constants of integration। okay, तो constants of integration है अगर, तो how we can find constant of integration, आप जानते हैं at z0 यहां पोटेंशियल कितना है, 0। तो एट z0 पोटेंशियल इज 0, सो कितना हो गया d का वैल्यू, d वैल्यू हो गया यहाँ पर इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 4 से d का वैल्यू आता है 0, इक्वेशन नंबर 5। ओके, पेज नंबर 37 है ना भाई इसका, मैंने नई बुकलेट से ही लिया है आई थिंक, हाँ। ओके, तो Z0 पर पोटेंशियल कितना है, Z0 पर पोटेंशियल 0 है, इसलिए कितना आ रहा है, D का वैल्यू 0। दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाओ, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन कहता है ZD है, ZD जब है तो पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, या आप कह सकते थे V0 है उसका वैल्यू, ठीक है, सम कांस्टेंट पोटेंशियल यू कैन टेक, कितना हो जाएगा ये, इट वुड बिकम 100 वोल्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू C, Z की जगह क्या आ गया D plus D। okay, what is the value of D from equation number 5, 0, implies that C, constant C का वैल्यू कितना आ रहा है 100 by D, इक्वेशन नंबर 6। सो यहां पर देखिए इट वाज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन करने पर सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल में दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, तो एटलीस्ट हाउ मेनी बाउंड्री कंडीशंस वी रिक्वायर, कम से कम कितनी बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए, वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, 2 बाउंड्री कंडीशंस टू गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम 2 बाउंड्री कंडीशन पता होनी चाहिए, तो हमें दोनों मिल गई है, Z0 पर और ZD पर, ये आ गया। तो इक्वेशन 4 में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है,
So final solution of potential is क्या बन गया बताइए? ये बन गया 100 Z by D, 100 Z by D, इक्वेशन नंबर 7. ओके, तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल जो है वो लीनियरली क्या होगा, लीनियरली बढ़ रहा है. देख रहे हैं ना आप, इट इज प्रोपोर्शनल टू Z. So potential is increasing linearly or non-linearly? It is valid only for Z greater than 0 and less than T. Okay, तो चेक कर सकते हैं अगर ये पोटेंशियल सही है, if this potential is correct, अगर ये पोटेंशियल सही है then it must satisfy the boundary conditions. अगर ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब तो सही है, अगर नहीं करता, मान लिया आपने कोई गलती कर दी, ओके, तो ये आपको पता लग जाएगी गलती की है या नहीं. चेक करो, जैसे ही आप इसमें Z का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसको 0 देना चाहिए. आंसर दे रहा है या नहीं? एज यू पुट Z 0 इट विल बिकम 0. ओके, और जैसे ही आप Z का वैल्यू D रखते हैं इट शुड बिकम व्हाट, इट शुड बिकम 100 वोल्ट. तो ऐसा हो रहा है या नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है. सो आई थिंक इट इज करेक्ट, इट इज द राइट आंसर. ओके, तो ये सिर्फ कहां के लिए वैलिड है? बिटवीन द प्लेट्स. ओके, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया विद इन द प्लेट. तो आपसे कोई पूछे भाई अब क्या कि फाइंड पोटेंशियल एट 3D/4, पोटेंशियल एट Z इक्वल्स टू 3D/4, तो क्या होगा बताइए? क्या होगा हमारा आंसर? आंसर वुड बी वेरी सिंपल. कितना? 75 वोल्ट. आई थिंक, चेक करो प्लीज. 75 वोल्ट वुड बी द आंसर. ओके, सिंपल आंसर है. हो गया? अच्छा, मतलब क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. आई विल कैलकुलेट वेरियस पैरामीटर्स. मैं कैपेसिटेंस को भी यहीं पर इंट्रोड्यूस करूंगा. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. बिटवीन द प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पोटेंशियल पता है, यहां जो जितना भी सॉल्यूशन होगा वो पोटेंशियल के थ्रू होगा. पोटेंशियल आपने लाप्लास इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होता है? हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी सिंपल. इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V, अगर पोटेंशियल पता है तो. ओके, तो यहां पर आप देखते हैं पोटेंशियल वेरीज ओनली विद Z. इफ पोटेंशियल वेरीज ओनली विद Z then it would become Deber V by Deber Z. Okay, only Z component of the field. तो कितना हो जाएगा ये? It would be -100 by D. Okay, -100 by D. इनवर्ट डायरेक्शन. ये माइनस साइन बता रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव Z में. ओके, -100 by D. Z कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट अलोंग Z डायरेक्शन ओनली. ओके, Z डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पर आप देख रहे थे पोटेंशियल का यूनिट क्या था? वोल्ट. तो इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8. ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है प्लेट्स के बीच में या नहीं? आंसर इज यस. ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. समटाइम्स कांस्टेंट भी कह सकते हो आप. इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म मतलब at different places it is different or same? It is same everywhere. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो कैसे दिखाएंगे उसको? हाउ वी कैन शो इट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे डाउन शो करना है या अप शो करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपर प्लेट से लोअर प्लेट की तरफ जाएंगी या अप लोअर प्लेट से अपर प्लेट की तरफ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम अपर प्लेट टू लोअर प्लेट. आप देख सकते हैं नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर आपको चार्ज दिया हुआ है तो इफ यू हैव गिवन द चार्ज तो डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ. ओके. या अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो पॉजिटिव V पॉजिटिव से किधर होगी? V नेगेटिव की तरफ होगी. ओके. या आप कह सकते हो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल? हायर पोटेंशियल टू, लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फील्ड का डायरेक्शन. ओके. तो आप देख सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपर प्लेट जो हायर पोटेंशियल पर है 100 वोल्ट से लोअर प्लेट जो 0 वोल्ट पर है उस तरफ होगा. और सब जगह इसका वैल्यू कितना होगा? सेम. कितना सेम? -100/d. मतलब ये माइनस किसके साथ जाना चाहिए एक्चुअली? स्ट्रेंथ कितनी होगी फील्ड की? 100/d. और डायरेक्शन क्या होगी? -z. ऐसे लिखना चाहिए, बेटर होगा. ओके. तो हमने फील्ड भी निकाल लिया प्लेट्स के बीच में. ओके. तो आप देख सकते हैं ये क्या फॉर्म कर रहा है बेसिकली. व्हाट इज इट? इट इज अ, ये क्या है? ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है कंडक्टर्स का, ये एक क्या है? आप जानते हैं ये क्या है? इट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ओके. ठीक है. इसका कैपेसिटेंस भी हम फाइंड आउट करेंगे बाद. ओके. तो आप ये ध्यान कर लीजिए क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड होता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है. ओके. इट इज यूनिफॉर्म. इट इज सेम एवरीवेयर. ओके. तो कितना सेम है यहाँ? -100/d. या ऐसे होता अगर पोटेंशियल इसका V0 होता अपर प्लेट का तो कितना होता? V0/d. क्लियर? अब यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, आई एम डिफाइनिंग कैपेसिटेंस हियर बिकॉज़ आई वांट टू इंट्रोड्यूस कैपेसिटेंस हियर. कैपेसिटेंस C. सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? ठीक है. सो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस क्या है? ठीक है. तो आप क्या कह सकते हैं उसको? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी of charge holding capacity of a capacitor. Okay, is capacitance. Okay, charge divided by potential. Q by V. आपने डेफिनेशन सुना होगा. कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल. जहां चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब क्या है? Q का मतलब क्या है? ठीक है. इट इज द चार्ज ऑन
a positive conductor. Charge on a positive conductor. मतलब go back and see. क्या दोनों प्लेट्स का चार्ज यूज होगा? कैपेसिटेंस डिफाइन करने में क्या दोनों प्लेट्स का चार्ज यूज होगा? आंसर वुड बी नो. किसका चार्ज यूज होगा? ठीक है, ठीक है. पॉजिटिव कंडक्टर पर जो चार्ज होगा, मतलब इनमें से क्या होगा? इनमें से दो प्लेट हैं, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा. ओके, तो कौन सा वाला चार्ज यूज करना है? दोनों का सम? नो. कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? जो पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर. क्लियर? चार्ज ऑन द पॉजिटिव कंडक्टर. V क्या है? V इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू कंडक्टर्स. तो समझ लीजिए हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं. Q बाई V से करते हैं. ओके, और जो Q है वो चार्ज और पॉजिटिव कंडक्टर है, जबकि V क्या है? ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है. जैसे इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल 0 है. इसका पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट है. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 100 माइनस 0. ओके, ये हो गया. अगर बाय चांस क्या होता, ये 100 वोल्ट पर होता और ये किस पर होता? लेट्स से ये होता माइनस 100 वोल्ट पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता उस केस में? उस केस में 100 नहीं आता पोटेंशियल डिफरेंस. उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आता 100, ऐसे आता 100 माइनस माइनस 100, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता 200 वोल्ट. ओके, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज करते? ठीक है, V को कितना यूज करते उसमें फार्मूले में 200 यूज करते. ओके, तो ध्यान रखिएगा V का मतलब क्या है? V का मतलब है दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, एंड Q का मतलब क्या है? एक ही कंडक्टर का चार्ज. कौन से वाले का? पॉजिटिव वाले. ओके, तो ये कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है. ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कैपेसिटेंस की? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस is purely a geometrical parameter is purely a geometrical parameter. Okay, it does not depend on, it does not depend on, किस पर डिपेंड नहीं करता है? डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल. किस पर डिपेंड नहीं करता? ये चार्ज एंड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता. हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम डिफाइन तो उसकी किसकी टर्म्स में कर रहे हैं? ठीक है, वी आर डिफाइनिंग इट इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, जबकि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल. ओके, ये बिल्कुल बात सही भी है, आप देखेंगे इसको. ओके, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, भले ही आप इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हो. नंबर 2, तो कैपेसिटेंस इज अ प्योरली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर. किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन. किस पर करता है? इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन शेप. शेप. ओके, शेप जरा देखिए. शेप, शेप कैसी है यहाँ पर? यहाँ पर कंडक्टर की शेप कैसी है? प्लेनर. ओके, इसीलिए कौन सा कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है. ओके, कंडक्टर ऐसे भी हो सकते थे. स्फेरिकल एक कंडक्टर होता इनर. ओके, एंड आउटर भी क्या होता? स्फेरिकल होता. तो कौन सा कैपेसिटर फॉर्म होता? पैरेलल प्लेट. क्या उसका नाम होता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? नो, उसका नाम होता स्फेरिकल कैपेसिटर. तो क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और
spherical capacitor, they will have the same capacitance. Answer is no. अब तीन तरह की शेप, तीन तरह की ज्योमेट्री हो सकती है. There are three types of geometry. Okay, कौन कौन सी? एक तो हो सकता है क्या, कार्टेशियन ज्योमेट्री. कार्टेशियन ज्योमेट्री में ये वाला आ जाता है. ये कौन सी ज्योमेट्री से डील होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कार्टेशियन ज्योमेट्री से डील होगा. ओके, आगे चले अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर, वो कौन सी किससे डील होगा? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील होगा. एक क्या हो सकता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है. ठीक है, वो किससे डील होगा? इट वुड बी डील विद सिलिंड्रिकल सिमेट्री. ओके, तो तीन तरह की सिमेट्री हो सकती है. ठीक है, उसके आधार पर तीन तरह के कैपेसिटर बन सकते हैं. ओके, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज इट डिपेंड्स ऑन शेप. शेप कैसी है भाई? स्फेरिकल शेप का है या पैरेलल, मतलब इस तरह की शेप का है या सिलिंड्रिकल शेप का है. तो शेप डिपेंडेंट होता है. इट डिपेंड्स ऑन शेप. ओके, साइज. साइज साइज मतलब भाई प्लेट बड़ी है या छोटी है? प्लेट का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है या छोटा है? तो शेप पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड size of conductors. Okay, it depends on shape and size of conductor. ठीक है, it also depends on distance. मतलब अभी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? मान लिया क्या है, d है. अगर हम डिस्टेंस को 2d कर दें, ओके, तो क्या कैपेसिटेंस सेम रहेगा? आंसर विल बी नो. अगर आप क्या करते हैं, डिस्टेंस बदल देते हैं उनके बीच का, तो ये बदल जाएगा. तो डिस्टेंस एंड, अगर मैं यहां पर अभी एयर है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है अभी? एयर. ओके, अगर मैं यहां पर प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फील कर दूं, इफ आई फील डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस रिमेन सेम और इट वुड बी डिफरेंट. इट वुड बी ऑब्वियसली डिफरेंट. तो किस बात पर डिपेंड करेगा? और फर्दर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिस्टेंस एंड, ठीक है, डिस्टेंस एंड मीडियम, ठीक है, बिटवीन द कंडक्टर्स. मतलब ये किस बात पर डिपेंड करता है? फर्दर कैपेसिटेंस ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है कंडक्टर्स के बीच में, और क्या मीडियम आपने भरा हुआ है. तो हमने यहाँ लिखा है इट इज ज्योमेट्रिकल पैरामीटर. मतलब आप ज्योमेट्री को बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस बदल जाएगा. ओके, ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है. ये डिफाइन ऐसे होता है बट डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा आपस में. आप देखेंगे इस बात को यहाँ पर. ओके, नाउ मैं इस सेम क्वेश्चन में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं. आई वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो आपके पास कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए आपको? यू रिक्वायर चार्ज किस पर? पॉजिटिव कंडक्टर पर, और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उन दोनों का. तो V तो आपके पास है. हियर क्या है आपके पास? हियर V कितना है? 100 अपर प्लेट पर है, लोअर पर कितना है? 0 है. तो कितना वोल्ट आ गया यहाँ पर? 100 वोल्ट. तो V तो नोन है हमारा. V is known. Okay, what is unknown? Q plus is unknown. It is unknown. This is to be find out. ये unknown है और इसको पता लगाना है इसका. Okay, कैसे पता लगाएंगे? What do you have here? अब तक आपने क्या निकाल लिया? आपने अब तक पॉइसन इक्वेशन का, सॉरी, लाप्लास इक्वेशन का यूज करके आपने पोटेंशियल निकाल लिया. ये इतना आ गया पोटेंशियल. और क्या निकाल लिया आपने? यू फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच चुके हैं. ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, इस प्लेट का, और इस प्लेट का पोटेंशियल दिया हुआ है. आपको पता क्या लगाना है? आपको पता लगाना है चार्ज का. आपको इसकी, इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम Q प्लस बोलेंगे. अब मैं इसी को Q प्लस क्यों बोल रहा हूं?
मैं नीचे वाले को Q प्लस क्यों नहीं बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। जो प्लेट हायर पोटेंशियल पर होगी, कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पर है? 100 वोल्ट वाली। ओके, सो जो प्लेट हायर पोटेंशियल पर होगी दैट विल कंटेन द पॉजिटिव चार्ज और दैट विल कंटेन द नेगेटिव चार्ज। जैसे कि डायरेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर जाता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पोटेंशियल में क्या होता है? पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। तो इट मींस क्या हुआ भाई, जो प्लेट हायर पोटेंशियल पर होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं? ओके, तो ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो नहीं हो सकती प्लेट्स के बीच में, तो हायर पोटेंशियल प्लेट विल हैव हायर चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, ये इट इज अंडरस्टूड। ओके, ठीक है। तो ऊपर वाली प्लेट पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव, और नीचे वाली प्लेट पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? तो अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले हम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टू फाइंड चार्ज, टू फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है, हर एक प्लेट पर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए we need to find sigma, we need to find charge density फाइंड आउट करेंगे हम। चार्ज डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फिर हम चार्ज डेंसिटी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फाइनली विल मल्टीप्लाई इट विद एरिया, प्लेट का एरिया। ये प्लेट का एरिया है ना, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? चार्ज। ओके, सो टू फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी वी नीड टू फाइंड सिग्मा। सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है? व्हाट वी रिक्वायर? फील्ड सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होता है E परपेंडिकुलर अबव, ओके, माइनस E परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्लियर? आप जरा सोच समझ कर बताइए। अगर मैं इसको ZD लिखता हूं, आई एम अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट ZD वैल्यू, देन what type of charge density I could find here? Sigma plus और sigma minus. Okay, अगर मैं ZD पर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करूंगा then I could find charge density sigma plus. मतलब मैं कहां अप्लाई कर रहा हूं बाउंड्री कंडीशन? I am applying boundary condition where? On the upper plate or on the lower plate? I am applying it on the upper plate. Upper plate पर कैसी charge density आएगी? It would be plus. Okay, तो ऐसे समझो जरा। This is the upper plate. This is the upper plate. Z equals to D plate. Okay, ZD plate है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया, ये वाला, where it is? This. ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है, ओके, इसमें कितने फेसेस हैं? हाउ मेनी फेसेस इट हैज? मतलब इसको ना थोड़ा सा मैं ना प्लेट को ना थोड़ा सा ये थिक दिखा देता हूँ, बेहतर होगा। मैं इसको थिक दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं इसको थोड़ा थिक दिखा रहा हूँ। Okay, so you will apply it on the lower face of the conductor or the upper face of the conductor. ठीक है, बाउंड्री कंडीशन कहाँ अप्लाई करोगे? ठीक है, अपर फेस पर या लोअर फेस पर? ठीक है, ये जो चार्ज जमा होगा वो कहाँ जमा होगा बताइए? अपर फेस ऑफ द कंडक्टर या लोअर पर? ऑब्वियस सी बात है, लोअर पर जमा होगा। तो बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगाई जाएगी? मैंने उसी को जूम करके दिखाया है। I have shown you the zoomed version. Okay, तो यहाँ निकालोगे आप लोअर फेस पर। ओके, लोअर फेस के ऊपर। अच्छा,
अच्छा, लोअर फेस पर ये जो लाइन है ना, लोअर फेस की लाइन है, तो यहाँ एक तो यहाँ फील्ड और एक यहाँ फील्ड, दो जगह फील्ड की जरूरत है हमें। मैंने 2 पॉइंट लगाए हैं, एक तो रेड लाइन के ऊपर और एक रेड लाइन के नीचे। लोअर फेस की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर फेस। ओके, तो लोअर फेस पर ये z इक्वल्स टू, ये z इक्वल्स टू d है। ओके, इट इज z इक्वल्स टू d। ओके, प्लेट z इक्वल्स टू d प्लेट है। तो मैं कहाँ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ? आई एम अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन ऑन द लोअर फेस। ये क्या है? ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, दिस लाइन इज लोअर फेस, लोअर सरफेस। ओके, ठीक है। तो अब बताइए, यहां पर जो लोअर सरफेस के जस्ट ऊपर है, ओके, ये कौन सा फील्ड होगा? ई परपेंडिकुलर अबव या ई परपेंडिकुलर बिलो? यहां जो होगा, यहां ये कौन सा फील्ड होगा? ये होगा ई परपेंडिकुलर अबव, ई परपेंडिकुलर अबव। कितना वैल्यू होगा इसका? 0 या नॉन जीरो? कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट 0। ओके, इस वाले पॉइंट के ऊपर यहां कौन सा फील्ड होगा? ई परपेंडिकुलर। यहां कौन सा फील्ड होगा? ई परपेंडिकुलर बिलो। ओके, उसका वैल्यू कितना है? व्हाट इज इट्स वैल्यू? गो बैक एंड सी। ये वाला कौन सा फील्ड है? आप देख रहे हैं ये कहां पर वैलिड है? ये वैलिड है, ये वैलिड है 0 एंड डी के बीच में। तो लोअर के लिए कौन सा फील्ड होगा? जो हमने कैलकुलेट किया है, जो कैलकुलेट किया है ये वाला, वो किसका काम करेगा? इट विल वर्क एज लोअर। तो ये कितना होगा? 100/d। ओके, तो अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो अबव वाला 0 होगा, लोअर वाला नॉन जीरो होगा। अप्लाई कर दीजिए इसको, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ई परपेंडिकुलर अबव 0 माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो 100/d, sorry, minus 100/d is equals to sigma plus 5 epsilon naught, implies that sigma plus is, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो अपने आप से, 100 epsilon naught by d। ओके, 100 epsilon naught by d, इक्वेशन नंबर 9। तो मान लिया आप कोई गलती भी करते हैं, मान लिया साइन लेने में, ओके, तो इतना ध्यान रखिए, अगर आप कोई गलती भी करते हैं एग्जाम में, तो इतना जरूर ध्यान रखना है क्रॉस वेरिफिकेशन करते टाइम, ठीक है, जब आप उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, कि जो प्लेट हायर पोटेंशियल पर होगी, ये वाली प्लेट कितने वोल्ट पर है? दिस प्लेट इज एट 100 वोल्ट। तो जो प्लेट हायर पोटेंशियल पर होगी, उसकी जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, बस। ओके, तो अब मैं सिमिलरली कर दूं, सिमिलरली फॉर लोअर प्लेट, फॉर कौन सा सरफेस आएगा बताओ? अपर सरफेस ऑफ लोअर प्लेट कहां पर है वो? Z0 पर। तो जो अपर सरफेस ऑफ द लोअर प्लेट होगा, उसका कौन सा फील्ड 0 बनेगा? अपर सरफेस ऑफ द लोअर प्लेट, E perpendicular below would be 0, whereas E perpendicular above क्या होगा? -100/d। ओके, तो हमारा जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है? E perpendicular above minus E perpendicular below is equals to minus sigma minus by this। तो ये क्या होगा? Z0 के लिए तो कितनी आ जाएगी सिग्मा? विच आंसर इज 0, बिलो इज 0, सो इट वुड कम आउट टू बी नेगेटिव। कितना नेगेटिव? 100 epsilon naught by d, नेगेटिव साइन के साथ। इक्वेशन नंबर 10। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू। ओके, तो आई फाउंड चार्ज डेंसिटी ऑन द लोअर प्लेट, चार्ज डेंसिटी ऑन द अपर प्लेट। तो अगर हम थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करें, तो ये कैपेसिटर प्लेट है। ओके, हाउ मेनी सरफेसेस दीज टू प्लेट्स विल हैव? इन दोनों प्लेट्स के पास कितने सरफेसेस होंगे कुल मिलाकर? इन दोनों प्लेट्स के पास 4 सरफेसेस होंगे मिलाकर।
कौन कौन से? अपर प्लेट का अपर सरफेस, अपर प्लेट का लोअर सरफेस, लोअर प्लेट का अपर सरफेस, ओके, एंड लोअर प्लेट का लोअर सरफेस। 4 हो गए, ठीक है। वी फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी ऑन लोअर सरफेस ऑफ अपर प्लेट, अपर प्लेट के लोअर सरफेस पर फाइंड आउट किया, एंड लोअर प्लेट के अपर सरफेस पर फाइंड आउट किया, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं अब कि भाई अपर प्लेट के अपर सरफेस पर कितनी चार्ज डेंसिटी, कैन यू टेल मी दिस? चार्ज डेंसिटी on upper surface of upper plate, okay, और कौन होगा बताओ? लोअर सरफेस ऑफ लोअर प्लेट, ओके। तो आंसर क्या होगा? 0 हो गया। तो चार्ज कहां इकट्ठा होगा? चार्ज बड़ा आसान है, जो फेसिंग साइड्स होंगी ना, जो फेस करेंगे एक दूसरे को। कौन कौन फेस करेंगे? मैंने एक यहां रखा, मान लिया, ऐसे समझो जैसे एक 1 पीस ऑफ पेपर यहां रखा, एक पीस ऑफ पेपर यहां रखा, ओके। तो इनकी कौन कौन सी साइड, कौन कौन से सरफेसेस फेस करेंगे एक दूसरे को? ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन फेस करेंगे एक दूसरे को फेस करेंगे ये वाले, ये कौन है भाई? ये है अपर का लोअर सरफेस एंड लोअर का अपर सरफेस एक दूसरे को फेस करेंगे, ओके। तो जब वो फेस करेंगे एक दूसरे को, तो उनकी जो चार्ज डेंसिटी है, जो फेसिंग एक दूसरे को जो फेस करेंगे, उन पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी इक्वल एंड अपोजिट। देखो, एक पर पॉजिटिव आ रहा है एंड अनदर वन इज गेटिंग नेगेटिव, ओके। जबकि जो पीछे वाले सरफेसेस होंगे जो फेस नहीं कर रहे एक दूसरे को, जैसे अपर का अपर इधर हो गया और लोअर का लोअर इधर हो गया, दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर, उन पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बड़ा सिंपल सा वे है। ये जो हायर पोटेंशियल वाला है, इस पर चार्ज पॉजिटिव मान लो, तो वो क्या करेगा? कैसे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी तरफ कैसे चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को, ओके। तो वो फेसिंग साइड ही आएंगे या पीछे की साइड आएंगे? ऑब्वियसली बात है, दे वुड कम ऑन द फेसिंग साइड, ओके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये चार्ज डेंसिटी निकल गई। अब हाउ कैन वी फाइंड टोटल चार्ज? तो टोटल चार्ज on upper plate, total charge on the upper plate, Q plus कितना होगा? सिग्मा प्लस इंटू ए। वाई आई सिंपली मल्टीप्लाइंग एरिया। मैं सीधे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं एरिया को? क्योंकि मुझे पता है ये जो चार्ज डेंसिटी दिख रही है यहाँ पर, इट इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? इट इज यूनिफॉर्म। यहाँ जो चार्ज डेंसिटी दिख रही है, इट इज यूनिफॉर्म। सो सिंपली आई कैन मल्टीप्लाई एरिया ए। यहाँ ए क्या है? व्हाट इज ए? ए को हम कहते हैं प्लेट एरिया, वी कॉल इट प्लेट एरिया। तो वैल्यू रख दीजिए, कितना आ रहा है? 100 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इक्वेशन नंबर 11। तो टोटल चार्ज ऑन द अपर प्लेट, दिस लोअर प्लेट का चार्ज Q माइनस सिग्मा माइनस इंटू ए, कितना आएगा? माइनस 100 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इक्वेशन नंबर 12, ओके। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटेंस के लिए दोनों चार्ज नहीं चाहिए होते,
कैपेसिटेंस के लिए कौन सा चार्ज चाहिए होता है? Q प्लस पॉजिटिव वाला एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q प्लस कितना है? 100 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 0, वो हमें पहले से पता है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले से पता है, चार्ज हमने निकाला है। सो हाउ मच आंसर इज कमिंग? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इक्वेशन नंबर 3। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कि एयर फील्ड है या जिसकी प्लेट के बीच में वैक्यूम है, ठीक है, कितना कैपेसिटेंस होल्ड करता है, कितना कैपेसिटेंस है उसका, ठीक है, उसका जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस कैपेसिटेंस में कहीं भी ना तो चार्ज आ रहा है, क्या इसमें कोई चार्ज है? नहीं। क्या इसमें कोई पोटेंशियल आ रहा है? नहीं। ओके, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल वाला चार्ज एंड पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसमें चार्ज एंड पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो गए। ओके, तो किस पर क्या दिख रहा है आपको? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है उनके बीच में कैसा मीडियम है। मतलब अगर उनके बीच का मीडियम बदलोगे तो परमिटिविटी बदलेगी, परमिटिविटी बदलेगी तो कैपेसिटेंस बदलेगा। ओके, ये क्या बता रहा है? प्लेट एरिया, प्लेट्स बड़ी है या छोटी है, ये साइज को बता रहा है। ओके, और ये उनके बीच की सेपरेशन को बता रहा है। ओके, तो इट इज प्योरली ए ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। ओके, अच्छा, अगर मैं कहता हूं यहां पर क्या, इफ आई से if if a dielectric of constant k, if a dielectric of constant k is filled between the plates, if a dielectric of dielectric constant k is filled between the plates, then कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा बताइए? It will increase k times or it will decrease k times? It will increase k times। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। ओके, यानी कि कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आता है? अगर हम क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो गया k टाइम्स इंक्रीज? सिंपली क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ओके, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विल रिप्लेस बाय परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, जैसे इसी को हम क्या लिख सकते थे? इसको हम लिख सकते थे एप्सिलॉन A बाय D, एप्सिलॉन A बाय D। ओके, और एप्सिलॉन का क्या वैल्यू है? एप्सिलॉन का परमिटिविटी का वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू फ्री स्पेस परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट K। ओके, ठीक है, ये तो ये ध्यान रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं तो K टाइम्स उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए। पोटेंशियल निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, क्या चार्ज डेंसिटी निकाला, चार्ज निकाला एंड कैपेसिटेंस निकाला। ओके, so this question is completed। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप याद रखिएगा इतना होता है, क्योंकि उसकी आएगी एप्लीकेशन। ओके, ऐसे नहीं आएगा कि प्रूव दैट के कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस मच। ओके, नो, ऐसे नहीं है। ओके, नेक्स्ट पेज 38 पर क्वेश्चन नंबर 14 आई एम ब्रिंगिंग।
यहां पर लिख रहा है two concentric spherical conducting shells at origin. Okay. Outer radius of the inner shell. Okay. यहां पर दो shells हैं. Okay. ये shell अलग है. Okay. ये shell अलग है. Okay. और जो inner वाला है वो shell अलग है. So let me make it slightly dark. No, इससे नहीं चलेगा. ठीक है. तो एक आउटर शेल ऐसे है मान लिया. ओके. और इनर शेल ऐसे. ये इनर शेल है. ओके. अच्छा. तो क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है आउटर रेडियस ऑफ द इनर शेल. इनर शेल का आउटर रेडियस. ओके. मुझे डायग्राम ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा विजिबल नहीं है. ओके. तो लेट मी टेक स्फेरिकल शेल. ओके. वेट. ओके. ये है मान लिया. ओके. तो इसमें क्या है, यहाँ जो है रीजन वो चार्ज फ्री है. ओके. तो इनर शेल का, इनर शेल का, ये इनर शेल है ये वाला, इसके दो सरफेसेस हैं, एक ये और एक ये. तो जो इनर शेल का आउटर रेडियस है वो कितना है, आर ए. ओके. वेयर एज इनर रेडियस ऑफ आउटर शेल, ये सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक. ओके. ये कितना है, आर बी. ओके. तो किस किस का क्या दिया हुआ है, इनर शेल का आउटर और आउटर शेल का इनर का रेडियस दिया हुआ है. रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज चार्ज फ्री, इनर शेल इज ग्राउंडेड. यानी कि उसका पोटेंशियल कितना है, ग्राउंडेड होने का मतलब है जीरो पोटेंशियल है इस पर. और इसका पोटेंशियल कितना है, वी नॉट. ओके. पोटेंशियल ऑफ द आउटर शेल इज वी नॉट. ये हमारा क्वेश्चन है. ओके. कह रहे इफ चार्ज डेंसिटी रो इज जीरो इन द रीजन, ओके, देन हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल बिटवीन द, पोटेंशियल बिट इन द रीजन आर ए टू आर बी. ठीक है. आर ए टू आर बी. ओके. ए और बी के बीच में, आर ए एंड आर बी के बीच में हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. किसका यूज करके, लाप्लास इक्वेशन. तो पहले मैं लाप्लास इक्वेशन लिख देता हूं. This is the Laplace equation. What is it?
del square v equals to 0. Clear? ये हमारा इक्वेशन 1 होगा. Now you need to identify कि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है या थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम है. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट. आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना डायमेंशनल प्रॉब्लम है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट इज वन डायमेंशनल प्रॉब्लम ओनली. ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल, किसके साथ बदल रहा है पोटेंशियल. पोटेंशियल इज चेंजिंग विद आर ओनली. ओके, तो पोटेंशियल इज आर डिपेंडेंट ओनली. तो आर डिपेंडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू. अगर आर डिपेंडेंट पोटेंशियल है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आर डिपेंडेंट पार्ट ले सकते हैं. सो व्हाट इज आर डिपेंडेंट पार्ट, 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा. ओके, क्या था, डेबर बाय डेबर आर स्क्वायर साइन थीटा, डेबर वी बाय डेबर आर इक्वल्स टू 0. ओके, ओनली आर डिपेंडेंट टर्म आई हैव रिटन. ठीक है, तो आर डिपेंडेंट टर्म मैंने लिख दी है यहाँ पर. इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल सी दैट कि दिस साइन थीटा एंड दिस साइन थीटा वुड बी कैंसल. ये वाला आर स्क्वायर राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0. ये वाला आर स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा. ओके, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल बिकम डेबर बाय डेबर आर स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0. one dimensional potential has become this. ओके, ये है बन गया. अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर क्या होगा, ये बनेगा आर स्क्वायर डेबर वी बाय डेबर आर इक्वल्स टू सी सम कांस्टेंट. व्हाई सम कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे आप इसके रेस्पेक्ट में तो ये आएगा. ओके, तो इससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी एक और बार इंटीग्रेशन करने के लिए तो क्या बनेगी, इट विल बिकम डेबर वी बाय डेबर आर इक्वल्स टू सी बाय आर स्क्वायर. जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक और बार परफॉर्म, तो व्हाट वी विल गेट, पोटेंशियल की इक्वेशन क्या बनेगी, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस 1 बाय आर, तो सी बाय आर प्लस वन मोर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2. कैन यू सी दैट, पोटेंशियल का जो फॉर्म आया वो ये आया माइनस सी बाय आर प्लस डी. ओके, तो यहाँ पर सी एंड डी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. हाउ वी कैन फाइंड देम, ठीक है, वी कैन फाइंड देम विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन. ओके, बाउंड्री की कंडीशन की हेल्प से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, करिए जरा. तो क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशंस हैं. ठीक है, एट r equals to RA, पोटेंशियल कितना है, 0. एट r equals to, ओके, तो करिए जरा कितना होगा, एट r equals to RA पोटेंशियल इज 0. तो रख दीजिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 0 इक्वल्स टू क्या बना इक्वेशन, 0 इक्वल्स टू माइनस सी बाय आर ए प्लस डी, इंप्लाइज दैट डी का वैल्यू कितना बन रहा है, सी बाय आर ए. अभी निकला नहीं है कोई सा भी कांस्टेंट. वेट फॉर द अनदर बाउंड्री कंडीशन, r equals to rb. what is the potential, v naught. उस पर पोटेंशियल कितना है, v naught है, तो कितना होगा, v naught equals to माइनस c बाय r कितना b, c बाय आर बी. ओके, प्लस डी तो है.
प्लस डी, और डी का वैल्यू कितना है यहाँ से, सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ एक ही बार में, क्या बन गया 1/RA माइनस 1/RB। तो सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी का वैल्यू आ रहा है कितना, V0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस RA RB। आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा V0 RA RB डिवाइडेड बाय RA, क्या बना RB माइनस RB। आई थिंक इट इज करेक्ट। सी, सी का वैल्यू इतना आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इससे डी कितना आ जाएगा, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ कोई 3 3, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें पुट कर दो वैल्यू, ठीक है, डी पुट करने से कितना होगा सी का वैल्यू, तो आर ए खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा V0 RB डिवाइडेड बाय RB माइनस RA। इक्वेशन नंबर 4, सी एंड डी का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा V फ्रॉम इक्वेशन 2, V कितना हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 V हैज बिकम कितना V0 RA RB, V0 RA RB डिवाइडेड बाय R, ओके, RB माइनस RA। ये तो C वाला टर्म है, C वाला टर्म चूंकि नेगेटिव है इसलिए आप एक नेगेटिव साइन यहाँ लगाएंगे, ओके, प्लस D वाला टर्म पॉजिटिव है, V0 RB डिवाइडेड बाय RB माइनस RA। ये आपका आ गया पोटेंशियल किस कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द पोटेंशियल फॉर R greater than equals to RA and less than equals to RB। चेक करिए वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ये चेक करना बहुत जरूरी है कि सही है या नहीं है, ओके, सही है या नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप चेक करके देखिए बाउंड्री पर, जब आप R इक्वल टू RA रखते हैं तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं सेल इज ग्राउंडेड, यानी कि पोटेंशियल 0 है, R इक्वल टू RA रखते हैं तो ये वाला RA एंड दिस RA वुड बी कैंसिल, तो दोनों आपस में सम करके 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव, ओके। जबकि अगर आप R इक्वल टू RB रखते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू V0 आना चाहिए, RB रखते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू V0 आना चाहिए, चेक कर लो आप, ठीक है। तो आई थिंक इट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है नहीं है, बताइए। यस, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट करो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपको पोटेंशियल पता है तो? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V. ओके, so R dependent term of gradient is only this dabber V by dabber R along radial direction. So ये तो पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, देख रहे हो आप, this entire term is constant, so इसका डेरिवेटिव will be 0. so कितना आएगा, यहाँ पर नेगेटिव टर्म है, यहाँ भी एक नेगेटिव है, so it will become positive. okay, but differentiation of 1 by R क्या होगा, it again becomes negative. okay, तो क्या होगा यहाँ पर, it again becomes negative. it means हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, फिर से कितना आएगा, V0 RA RB डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा, ये जो वेरिएबल R था इट विल बिकम R स्क्वायर RB माइनस RA, दिस इक्वेशन नंबर 6. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, कहां पर, बिटवीन द शेल्स. ओके, तो इसमें जो डायरेक्शन आपको दिख रही है ये नेगेटिव आर कैप है. आर कैप मतलब ये जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन के साथ जाएगा, तो इट वुड बी नेगेटिव आर कैप. तो देखते हैं कि नेगेटिव आर कैप है या नहीं. आप देख रहे हैं कि जो आउटर शेल है इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड लोअर शेल, जो इनर शेल है इट इज एट जीरो पोटेंशियल. सो आउटर शेल इज एट हायर पोटेंशियल, तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी. इधर हायर से लोअर होने का मतलब क्या है, हायर से लोअर होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड शुड पॉइंट इनवर्ड. इनवर्ड मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव आर कैप. ओके, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है. ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक. क्लियर. अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें कैपेसिटेंस तक पहुंचना है. तो टू रीच अप टू कैपेसिटेंस, ओके, हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड आउट चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी ऑन inner surface of outer shell. Okay, so inner surface of outer shell का मतलब क्या हुआ, we need to apply the boundary condition. तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल. ठीक है, क्या होगा, E परपेंडिकुलर अबव कितने, RB, आउटर शेल कितने पर है, आउटर शेल का इनर सरफेस RA, सिग्मा प्लस पॉजिटिव आएगा, मुझे पता है क्यों, हाउ आई नो कि ये पॉजिटिव आने वाला है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट उसकी सीधी सी पहचान क्या है. ठीक है, सीधी सी पहचान क्या है उसकी, ठीक है, उसकी सीधी सी पहचान ये है कि जो पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पर होगा, ठीक है, ठीक है, जो हायर पोटेंशियल पर होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देगा. ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर गो बैक एंड सी, ये हमारा क्या है, ये बाउंड्री है. ओके, जिस पर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. तो एक पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ, एक पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ. ओके, तो जो ये वाला डॉट है, ये वाला डॉट, ये कौन सा वाला होगा, परपेंडिकुलर, ये अबव काउंट होगा या बिलो काउंट होगा. ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, बाउंड्री के हायर आर पर है ना ये, तो क्या होगा, अबव. तो ये कौन सा पॉइंट देगा, E परपेंडिकुलर अबव. जीरो है यहाँ फील्ड क्योंकि कंडक्टर के अंदर है पॉइंट, जबकि E ये वाला पॉइंट क्या देगा, E परपेंडिकुलर बिलो. ओके, तो बिलो वाला क्या होगा, जीरो है, नॉन जीरो, बिलो वाला नॉन जीरो होगा. तो लिख दीजिए यहाँ पर, this E perpendicular above is 0. okay, it is 0 whereas it is non-zero. okay, हमें क्या, oh sorry, ये मैंने RA क्यों लिख दिया, it should be RB क्योंकि बाउंड्री कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है, R equals to RB के ऊपर. तो आपको क्या करना होगा, इस वाले एक्सप्रेशन में, सॉरी, इस वाले एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के
ये परपेंडिकुलर ही है या पैरेलल है? देखो डायरेक्शन क्या है, आर कैट। तो ये बाउंड्री के नॉर्मल है या टेंजेंशियल है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाउंड्री के नॉर्मल है। देखो इस बाउंड्री को नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रहा है आर कैप माइनस आर कैप। तो हमें क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर इक्वल टू आर बी रखना होगा। ओके, तो यहाँ से सिग्मा कितना जनरेट होगा मुझे बताओ, कितना सिग्मा प्लस जनरेट होगा? सिग्मा प्लस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक आर क्या कैंसिल हो जाएगा, आर बी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा माइनस वी नॉट एप्सिलॉन नॉट आर ए बचेगा ऊपर, क्योंकि आर बी तो हो चुका होगा कैंसिल, डिवाइडेड बाय नीचे एक आर बी बचेगा और साथ में क्या बचेगा, आर बी माइनस आर ए। ये आएगा हमारा आउट इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल के आउटर शेल के इनर सरफेस पर। ओके, सॉरी मैं म्यूटेड था। मैंने कहा विजिबल है अभी स्क्रीन? ओके, सिमिलरली ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, वी फाउंड चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल। तो सिमिलरली ओके, जब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा माइनस निकालेंगे, तो क्या बनेगा, ई परपेंडिकुलर अबव आर इक्वल टू आर ए माइनस
P perpendicular below R equals to RB sigma minus by epsilon naught, ये बनेगा हमारा इक्वेशन। सो इसमें कौन सा वाला जीरो होगा? हाँ, यस 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 यस, ये बात सही है आपकी। इट शुड बी पॉजिटिव, यस। अच्छा, तो इसमें कौन सा वाला फील्ड जीरो होगा? when we are applying boundary condition here on the outer surface of the inner shell, ठीक है? Outer surface of the inner shell will give us which field is zero? This time below is zero. This time below electric field would be zero. तो इसका जो आंसर आएगा सिग्मा माइनस का, वो आएगा माइनस साइन V नॉट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने R की जगह क्या रखा था? RB, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा कैंसिल हुआ था? न्यूमरेटर में कौन है? RA है। ओके, यहाँ पर क्या होगा? न्यूमरेटर में RB होगा। ओके, और डिनोमिनेटर में कौन होगा? RA होगा, बाकी RB माइनस RA आएगा। इक्वेशन नंबर नंबर 8। एक मिनट में इंटरनेट कनेक्शन बदल लेता हूँ, वेट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, ओके, मैं जरा चेंज कर लूँ। ओके, होप प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। ओके, एक मिनट, स्क्रीन
अच्छा, अब स्क्रीन विजिबल है? मेरी वॉइस आ रही है? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वी फाउंड द चार्ज डेंसिटी। ओके, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टू फाइंड कैपेसिटेंस वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज on the outer surface on the inner surface of outer shell के inner surface पर। टोटल चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल कितना होगा? Q प्लस विल बी सिग्मा प्लस इनटू कितना एरिया है उसका? एरिया, चलो ए लिख देते हैं पहले। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द आउटर शेल? उसका रेडियस कितना है? आरबी इज द रेडियस टिल हियर, यहां तक का रेडियस आरबी है। तो कितना होगा उसका एरिया? एरिया विल बी, पहले सिग्मा प्लस का वैल्यू लिखते हैं, वी नॉट एप्सिलॉन नॉट आर ए डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर ए, ओके, इंटू 4 पाई आर बी स्क्वायर। क्योंकि उसका रेडियस कितना है? आर बी, इसलिए उसका 4 पाई आर बी स्क्वायर। तो कितना होगा? वी नॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, ओके, 1 RB would be cancelled, so it will become RA RB divided by RB minus RA, okay, so ये चार्ज आएगा किस पर? on the positive conductor on the inner surface of the outer shell, positive, okay. Similarly Q minus कितना आएगा? Similarly Q minus would be, it would be negative, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? You need to multiply this V naught epsilon naught RB divided by RA RB minus RA 4 pi RA square, so it will become minus 4 pi epsilon naught V naught RA RB divided by RB minus RA. Equation number, this is equation number 10. So you can see that ये जो चार्ज डेंसिटीज थी, चार्ज डेंसिटीज ऑफ द टू शेल्स, ठीक है, वर नॉट इक्वल। क्योंकि देखो क्या इक्वल नहीं था, क्यों? क्योंकि इसमें आरबी ऊपर आ रहा था, न्यूमरेटर में आरबी था, एंड यहाँ पर क्या था? न्यूमरेटर में आर ए था। सो दे वर नॉट इक्वल एंड अपोजिट। हाउएवर जब हम चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट। चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएगा। देखो ये वाला चार्ज इक्वेशन नंबर 9 में जो चार्ज आया है और इक्वेशन 10 में जो चार्ज आया है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ओके। सो नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस? फाइनली जो हमें निकालना है, कैपेसिटेंस सी क्या होगा? Q प्लस डिवाइडेड बाय V। तो Q प्लस कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V नॉट RA RB डिवाइडेड बाय RB माइनस RA, तो चार्ज का वैल्यू हो गया, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? एक का पोटेंशियल है 0, दूसरे का है V नॉट, तो V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V नॉट इज कैंसिल, so RA RB divided by
आर बी माइनस आर ए। ये है कैपेसिटेंस किसका, किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का। इक्वेशन कितना है ये 11। आपको याद करना है ये, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। ओके, सो कितना होगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा, आर ए इनर रेडियस, आर बी आउटर रेडियस। मतलब अगर दो शेल्स आपको ऐसे दिए हुए हैं, सपोज लेट्स से दिस इज इनर शेल, इनर कंडक्टिंग शेल, इनर शेल ए रेडियस, ओके ऐसे दिया हुआ है। मतलब दोनों ही थिन है शेल, ये दोनों ही शेल थिक थी, थिन शेल है, थिन शेल है तो क्या होगा, एक एक ही रेडियस, मतलब सिंगल सिंगल रेडियस होगी। तो इनर शेल ओके का रेडियस क्या है ए, आउटर शेल का रेडियस क्या है बी। ओके अच्छा, इनके बीच का जो मीडियम है यहाँ ये, वो एक डायरेक्ट्रिक से फिल कर दिया मान लेते हैं, इट इज फिल्ड विद इलेक्ट्रिक, जिसका कांस्टेंट कितना है, जिसका कांस्टेंट है मान लेते हैं के। ओके एक डायरेक्ट्रिक से फिल कर दिया है, यहाँ एक डायरेक्ट्रिक। ओके अच्छा, कोई सा भी शेल को ग्राउंड कर दो आप, मान लिया मैंने आउटर को ग्राउंड कर दिया, उससे कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पता है। अगर मैं आउटर को भी ग्राउंड करता हूं, ठीक है, या इनर को ग्राउंड करता हूं, किसी एक को ग्राउंड करता हूं और दूसरे का पोटेंशियल कुछ भी कहता हूं, मान लिया वी नॉट है, मान लिया इनर का इस बार मैंने वी नॉट बता दिया, तो इससे हमारे कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप इनर को ग्राउंड करो, चाहे आप आउटर को ग्राउंड करो, इट विल नॉट अफेक्ट अवर कैपेसिटेंस। तो इन दिस केस, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगा इन दिस, इन दिस डायग्राम कैपेसिटेंस वुड बी क्या होगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था जब भी आप डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। ओके के हो गया, इनर रेडियस कितना है ए, आउटर रेडियस कितना है बी, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया, किसके लिए, इसके लिए। ओके ठीक है, ये हो गया। अब एक और इसका लिमिटिंग केस मैं आपको बताता हूं। सपोज यू हैव, ठीक है, एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है, आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है, आइसोलेटेड है कैसे, जैसे मान लिया कोई कंडक्टिंग स्फीयर है ये, ओके ये क्या है, व्हाट इज इट। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, आई एम फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड conducting sphere, isolated conducting sphere। ओके ये रेडियस आर का कोई स्फीयर है कंडक्टिंग, ओके तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, आप समझ रहे हैं। इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में ओके, यहां अगर एयर फिल कर दिया जाए, मतलब इन दोनों के बीच में एयर हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, इनके बीच में यहाँ एयर हो, यहाँ पर एयर है, तो परमिटिविटी कितनी होगी, परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन नॉट। ओके अच्छा, आप इस वाले डायग्राम से, इस वाले डायग्राम से इस वाले डायग्राम पर कैसे आएंगे बताइए। अगर मैं क्या करूं, आउटर वाला जो शेल है, ओके उसकी रेडियस को इन्फिनिटी कर दूं, ओके उसकी रेडियस को अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं तो क्या होगा, उसकी रेडियस अगर मैं इन्फिनिटी कर दूंगा तो व्हाट, हाउ इट विल चेंज, इफ मैं यहीं पर बोल देता हूं, इफ
b is tending to infinity, तब बताइए मुझे क्या बनेगा? c will become, चलिए क्या होगा बताओ? b से एक काम करो, ये न्यूमरेटर वाला b इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंपल आंसर 4 pi epsilon naught k into a. ओके, k क्यों मल्टीप्लाई में आ रहा है यहाँ पर? Why this k is coming in the multiplication? क्योंकि जो यहाँ जो हमने अभी दिखा रखा है एट प्रेजेंट, वो क्या दिखा रखा है यहाँ पर? We have shown that there is a dielectric of dielectric constant k. बट अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ कि इसके बाहर क्या है? इसके बाहर है फ्री स्पेस. ओके, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस होगा सिंपल 4 pi epsilon naught into radius. 4 pi epsilon naught into radius, ये आंसर होगा. देखो यहां से क्या चेंज हुआ है? 4 pi epsilon naught k a था, ठीक है, यहाँ पर क्या है? 4 pi epsilon naught into radius. ओके, अगर यहाँ आप सारे में डायरेक्ट्रिक भर देंगे, सारे पूरे स्पेस में, तो क्या होगा? अगर सारे में डायरेक्ट्रिक भर देंगे, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k का फ्री स्पेस की जगह, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 4 pi epsilon naught k into r आ जाएगा. ओके, तो ये हो गया, ठीक है. तो अर्थ जो है, अर्थ, ठीक है, अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, करके आइएगा. फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. अर्थ का कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो वहां पर क्या करना होगा? सिंपली आपको अर्थ के अराउंड, मतलब अर्थ के अंदर का आपको मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है, या अर्थ के बाहर के मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है? बताइए. अर्थ के अंदर का मतलब इसके यहाँ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k चाहिए हमें, या बाहर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k चाहिए? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बाहर का चाहिए, आउटसाइड का चाहिए ना, आउटसाइड का. ओके, तो यहाँ देखो डायग्राम में आउटसाइड का चाहिए ना, क्योंकि जब हमने इसको इन्फिनिटी बनाया बाहर वाले को, ठीक है, तो कौन सा वाला चाहिए? उसके बाहर का, यहाँ का, मतलब इनर वाले के बाहर का. तो अर्थ के बाहर क्या है? फ्री स्पेस है. फ्री स्पेस है तो लगभग क्या यूज कर सकते हैं आप? परमिटिविटी को, उसकी एप्सिलॉन नॉट. तो सिंपली क्या होगा? 4 pi epsilon naught टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, ये कैपेसिटेंस आएगा अर्थ का लगभग. ओके, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अर्थ इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर. ओके, और क्या बताना चाहता था मैं अभी? इनफाइनाइट की कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी कि आउटर वाले को आपने कहाँ भेज दिया? आउटर वाले को हटाने के लिए क्या करोगे आप? आउटर वाले को हटाने के लिए क्या करोगे आप? उसको इन्फिनिटी पर भेज दोगे. आइसोलेटेड तभी तो बनेगा वो आइसोलेटेड तभी बनेगा जब आप उसको इन्फिनिटी पर भेज दोगे आउटर वाले को, तब वो इसका फॉर्म ले लेगा ऐसे करके. ओके, तो इस तरह आप स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो दो मैंने कैपेसिटेंस करा दिए. कौन कौन से? एक तो करा दिया मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक करा दिया मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर. दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिल्कुल पता होने चाहिए आपको. ठीक है, ये है, तो ये आप करेंगे. ओके, हाँ, मैं यहाँ पर बताना चाहता था आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. कोई भी कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? ओके, तो कैपेसिटर विल स्टोर आइदर दिस मच एनर्जी. ये फार्मूला आप कब लगाओगे? दिस फार्मूला शुड बी अप्लाइड व्हेन कैपेसिटेंस इज नोन एंड पोटेंशियल इज नोन. यानी कि जब कैपेसिटेंस पर पोटेंशियल देगा, कैपेसिटर पर पोटेंशियल देगा, तब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, वेयर एज if charge is given on the capacitor, then you will apply this formula, q square by 2c. Okay, when charge is given on the capacitor, capacitance is known to you, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, या
आपको चार्ज पता है कैपेसिटर पर, आपको वोल्टेज पता है कैपेसिटर पर, तो 1/2 QV लगाएंगे। 3 फार्मूले हो गए। तो कौन सा कब अप्लाई करना है? इट इज एज पर योर नीड। ओके, CV पता है तो CV², QC पता है तो Q²/2C, Q एंड V पता है तो QV। ये आप फार्मूला अप्लाई करके किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैं अगला टॉपिक अगर करवाऊंगा अभी तो इट विल टेक मच टाइम। ओके, इट विल नॉट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। तो आप बताइए, आगे मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए। सर 2 स्लाइड पीछे आ जाइए सर। ये वाला सर फर्स्ट स्लाइड शो करना। सर सेकंड। सर क्वेश्चन नंबर 14 की भी स्लाइड शो करिए। सर फर्स्ट स्लाइड हो गई। फर्स्ट स्लाइड, यस सर। फर्स्ट स्लाइड तो दिखता है। सर 7 नंबर स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी, सर जब हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा उसको Q प्लस के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे ना, ऑलवेज। यस यस यस। कैपेसिटेंस इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इसलिए चार्ज पॉजिटिव कंडक्टर वाला लेंगे। दोनों का सम कभी नहीं लेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा उसमें। ओके ओके सर। है ना? और बताइए। सर फर्स्ट स्लाइड दिखाना। फर्स्ट स्लाइड, वेट। दिस इज फर्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। और बताइए। और किसी का कोई डाउट नहीं है? सर यहीं पे रुकना सर, इससे पीछे वाले सर, इससे पीछे आना एक मिनट। सर इससे आगे बढ़ा। सर यहाँ पे जैसे हम ना इनर सेल पे निकाल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो सर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगाया हमने R इक्वल टू RA पे, तो जैसे ई बिलो में भी R इक्वल टू RA नहीं होगा? ई कौन से वाले में?
हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मिस्टेक है यहाँ पे, दोनों सेम ही जगह लगेंगे है ना, वो गलती से लिखा गया है। यहाँ भी आर इक्वल टू आर बी और वहां भी आर इक्वल टू आर, ठीक है, दोनों सेम है। और बताओ। और बताओ। ठीक है फिर। यस सर। ओके।